आइए मर्डर वाली वॉर मशीन के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक नया योद्धा लेपर्ड यूक्रेन के बैटलफील्ड में जल्द ही नजर आने वाला है। जी हां, उस बैटलफील्ड में जहां पर लगभग कहा जा रहा है 100 दिन से ज्यादा के बाद भी इस वक्त हालात ऐसे हैं कि युद्ध कब थमेगा कुछ नहीं पता। दरअसल लेपर्ड 2 टैंक वैसे तो जर्मनी का मेन बैटल टैंक है और अब स्पेन के मार्फत यूक्रेन को मिलने वाला ये घातक टैंक रूस की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अब सवाल यही है कि क्या लेपर्ड का मुकाबला करने के लिए रूस भी अपना नेक्स्ट जनरेशन T-14 और मार्टा टैंक मैदान जंग में उतारेगा। अगर ऐसा हुआ तो जल्द ही यूक्रेन के बैटलफील्ड में बैटल ऑफ टैंक्स होने वाला है। सैनिकों को दुश्मन के खत्म होने का भरोसा हो जाता है तो वो अपने दूसरे टारगेट की तलाश में निकल पड़ते हैं। खबर के मुताबिक ये रूस की सेना का T-80 टैंक है जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी फौजियों से छीना है और अब वो रूस के घातक हथियार का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहे हैं। दरअसल डॉनबास के लुहांस्क इलाके में सबसे बड़े शहर सेवेरोडोनेस्क पर कब्जे के लिए रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच भीषण जंग चल रही है। लिहाजा रूस को सेवेरोडोनेस्क पर कब्जा करने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने बैटलफील्ड में बैटल टैंक्स को उतार दिया है। रूस की फौज को सेवेरोडोनेस्क तक पहुंचने से रोकने और निशाना बनाने के लिए यूक्रेनी सेना एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। दरअसल यूक्रेनी टैंक रूसी फौज पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। इसके लिए वो अपने टैंकों को इलाके की घनी झाड़ियों में छिपा देते हैं और जैसे ही उनके निशाने पर रूसी सेना की कोई टुकड़ी आती है वो उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। यूक्रेन की ये रणनीति रूसी सेना पर काफी भारी पड़ रही है। डॉनबास में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही सेवेरोडोनेस्क की अहमियत को समझते हैं। अगर पुतिन इस शहर पर जल्द से जल्द कब्जा चाह रहे हैं तो वहीं जेलेंस्की शहर से रूस की सेना को खदेड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसीलिए वो यूक्रेन के बैटलफील्ड में एक नया योद्धा उतारने वाले हैं। जंग के मैदान में दंदनाता, दौड़ता और दुश्मनों पर आग बरसाता, यही राष्ट्रपति जेलेंस्की का वो नया योद्धा है जो बहुत जल्द यूक्रेन के बैटलफील्ड में नजर आने वाला है। ये मेड इन जर्मनी लेपर्ड टैंक है। खबर के मुताबिक स्पेन बहुत जल्द जर्मनी में बने लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन को देने वाला है। इस टैंक को हासिल करने के बाद यूक्रेन के लिए रूस के T-80 टैंक का मुकाबला करना काफी आसान हो जाएगा। यानी यूक्रेन के बैटलफील्ड में बहुत जल्द बैटल ऑफ टैंक्स होने वाली है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेपर्ड टैंक मिलना राष्ट्रपति पुतिन के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जर्मनी के इन टैंकों को जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माना जाता है। लेपर्ड 2 जर्मनी का मेन बैटल टैंक है। ये 120 mm की L55 स्मूथ बोर गन से लैस है। ये टैंक काइनेटिक एनर्जी एम्यूनेशन से भी लैस है, जिसकी बदौलत टैंक से निकलने वाली गोलियां दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों के 450 मिलीमीटर के कवच को भेद सकती है। इसके अलावा ये टैंक 7.62 मिलीमीटर की MG3A1 गन से भी लैस है। इतना ही नहीं, लेपर्ड 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस है। इसकी फायरिंग रेंज 5 किलोमीटर तक है। 62 टन वजनी ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस होने की वजह से ये टैंक दिन और रात या फिर किसी भी मौसम और किसी भी बैटलफील्ड में काम कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि लेपर्ड 2 टैंक रूस के T-72 टैंकों को करीब 2 किलोमीटर की दूरी से तबाह कर सकता है। स्पेन यूक्रेन को 40 लेपर्ड 2 टैंक दे रहा है।
यूक्रेन को स्पेन का 40 लेपर्ड 2 टैंक देना यकीनन पुतिन के लिए टेंशन वाली खबर है। खबर के मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों को इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग लातविया और स्पेन में दी जाएगी। ये पहली बार है जब कोई यूरोपीय देश यूक्रेन को इतना आधुनिक हथियार दे रहा है। लेपर्ड 2 टैंक मिलने के बाद एक बात तो तय है कि मैदान जंग में यूक्रेन की ताकत बढ़ जाएगी और ये जंग रूस के लिए और मुश्किल हो जाएगी। रूस भी लेपर्ड 2 टैंक की खासियतों से वाकिफ है, तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या रूस अब यूक्रेन के बैटलफील्ड में लेपर्ड 2 का मुकाबला करने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली और घातक टैंक T-14 अर्माटा टैंक को उतारेगा। T-14 अर्माटा टैंक को दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक और नेक्स्ट जेनरेशन टैंक माना जाता है। रूस का दावा है कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने T-14 जैसा उन्नत और घातक टैंक नहीं बनाया है। T-14 अर्माटा टैंक रूस का मेन बैटल टैंक है। T-14 125 mm की स्मूथ बोर कैनन से लैस है। ये 10 से 12 राउंड प्रति मिनट की दर से गोले दागने में सक्षम है। T-14 टैंक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस है। ये दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। T-14 अर्माटा टैंक के FCS यानी फायर कंट्रोल सिस्टम में एक डिजिटल कैटलॉग है। FCS के जरिए दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के स्पेशल सिग्नेचर का पता लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत T-14 खुद अपने लक्ष्य खोजने में भी सक्षम है। T-14 एक साथ कई लक्ष्यों की पहचान करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाले इस टैंक का वजन करीब 55 टन है। दरअसल इस वक्त रूस का फोकस यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर है और राष्ट्रपति पुतिन किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द डॉनबास पर कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है और डॉनबास की जंग का मेन पॉइंट सेवेरोडोनेत्स्क शहर बना हुआ है। सेवेरोडोनेत्स्क लुहांस्क के सबसे बड़े शहरों में से एक है और ये शहर रूस की सीमा से महज 140 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा सेवेरोडोनेत्स्क शहर एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है। इतना ही नहीं, शहर की सामरिक अहमियत ये है कि शहर पर रूस का कब्जा होते ही पूरे लुहांस्क क्षेत्र पर रूस का कब्जा हो जाएगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। Одна ситуація на Сході, ситуація на Сєвєродонецьку, ви знаєте, ми тримаємо ситуацію. Саме тримаємо ситуацію. Їх більше. Вони потужніші, але тим не менш, я думаю, що у нас є всі шанси боротися в цьому напрямку. राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये भी कहना है कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर के वॉर फ्रंट पर यूक्रेनी सेना बहादुरी से रूस की फौज का सामना कर रही है। शहर के अंदर भीषण जंग चल रही है और यूक्रेनी सैनिक दुश्मन के आगे डटे हुए हैं। लेकिन उनका कहना है कि चूंकि जापोरिजिया पर रूस का कब्जा हो चुका है, लिहाजा जापोरिजिया के हालात सबसे मुश्किल बने हुए हैं। Наші герої не здають позиції в Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння. जंग के मैदान में अगर रूसी और यूक्रेन की फौज एक दूसरे पर बारूद बरसा रही है, तो वहीं दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे को धमकियां देने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास माने जाने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक बार फिर यूक्रेन और नेटो को धमकी दी। कादिरोव के मुताबिक इस जंग में न सिर्फ यूक्रेन को हराएंगे बल्कि नेटो को सजा भी देंगे।
днях вы увидите настоящую спецоперацию, которая видно будет, как эти шайтаны бегут не только с этих городов, но и из Украины. यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना तबाही और बर्बादी के बरसते बारूद का कहर जारी है। करीब 3 महीने की जंग के बाद यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा चुकी है। इस जंग में क्रूज मिसाइलों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें और वैक्यूम बम से लेकर मैग्नीशियम बम तक का इस्तेमाल हो चुका है। बावजूद इसके ये जंग किसी अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही है। लेकिन यूक्रेन के बैटलफील्ड में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नए योद्धा लेपर्ड और राष्ट्रपति पुतिन के महाविनाशक आर्माटा की एंट्री के बाद इस जंग का रुख किधर जाएगा, फिलहाल ये कोई नहीं जानता। बात हम क्यों कह रहे हैं? पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। रूस ने उस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया है जिसे पुतिन का ब्लड मून कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन का ये चांद वाला ख्वाब कितना बड़ा है। यूक्रेन के आधे चांद पर पुतिन की नजर। जमीन का ये ऐसा टुकड़ा है जो पुतिन के लिए चांद बन गया है। ऐसा चांद जिसे हासिल करना पुतिन का मिशन बन गया है। पुतिन को यूक्रेन का ये चांद हर हाल में चाहिए, बदले में कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े। कब्जे की इस जंग में यूक्रेन का ये चांद अभी ब्लड मून बन गया है। पुतिन के जिद के चलते यूक्रेन का ये पूरा इलाका रोज धमाकों के साथ सोता जागता है। यहाँ की युद्ध की तस्वीरें डराने वाली हैं। आखिर पुतिन की नजर यूक्रेन के इस चांद वाले हिस्से पर क्यों टिक गई है? इस इलाके को पुतिन की सेना के कब्जे से बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी ताकत क्यों झोंक रखी है? Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103-й день і український Донбас стоїть міцно. Робимо все для оборони і на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також. यूक्रेन का ये टैंक डॉनबास के वॉर फ्रंट पर आता है। मोर्चे पर मौजूद रूस के टैंक पर निशाना साधता है। पहला फायर करता है, दूसरा फायर करता है, तीसरा फायर भी करता है और फिर खुद को रूस की सेना की नजरों से बचाकर दूसरे फ्रंट पर फायरिंग के लिए आगे बढ़ जाता है। यूक्रेन से आई ये तस्वीरें बताती हैं कैसे डोनेस्क में यूक्रेन की सेना रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। डोनेस्क शहर में भारी गोलाबारी कर रही है। यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है। यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से इसका वीडियो जारी किया गया है। वहीं रूस ने भी अपने हथियारों को तबाह करने की ताक में लगे यूक्रेन के ड्रोन को तबाह कर दिया है। यूक्रेन युद्ध में रूस के वार पर यूक्रेन के इस पलटवार का मकसद डॉनबास में कब्जा जमाए बैठे रूस की सेना को पीछे खदेड़ना है। पुतिन के हाफ मून वाले ड्रीम को तार-तार करना है।
पुतिन का मिशन हाफ मून इस वक्त खूनी चांद बन गया है। पुतिन का मिशन मून पूरब में खार्किव से दक्षिण में ओडेसा तक वाले यूक्रेन के पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमाना है। नतीजा यह है कि खार्किव से ओडेसा तक 815 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर बम गोले बरस रहे हैं। रूस की फौज पर दबाव बहुत ज्यादा है क्योंकि रूस की सेना को जो कामयाबी उत्तरी यूक्रेन में नहीं मिली, पुतिन वो कामयाबी दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में चाहते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पूरा फोकस इस वक्त यूक्रेन के मून लैंड पर है, जो पुतिन की सेना के लिए रेड कॉरिडोर बना हुआ है। यूक्रेन में रूस का रेड कॉरिडोर क्या है? क्या ये पुतिन का प्लान बी का हिस्सा है? क्या वो रेड कॉरिडोर तैयार करके पूरी जंग का दायरा ही बदलने जा रहे हैं? 1.5 से 2 लाख की फौज लेकर जो ऑपरेशन पुतिन ने शुरू किया था, उसमें 60,000 रिजर्व फोर्स और झोंकी जा रही है। इस जंग में अब रूस के टारगेट पर यूक्रेन का सेवेरोडोनेत्स्क शहर आ चुका है, जहां कब्जे के लिए आमने सामने की लड़ाई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस 10 गुना बमबारी करने लगा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क के लगभग 80% इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने पलटवार करके रूस की सेना को पीछे खदेड़ दिया और सेवेरोडोनेत्स्क के आधे हिस्से पर फिर से अपना नियंत्रण कर लिया है। Ситуація на Сході, ситуація на Сєвєродонецьку, ви знаєте, ми тримаємо ситуацію. Саме тримаємо ситуацію. Їх більше. Вони потужніші, але тим не менш, я думаю, що у нас є всі шанси боротися. रूस से 140 किलोमीटर दूर यूक्रेन का सेवेरोडोनेत्स्क शहर, जिस पर कब्जा करने के लिए पुतिन बेकरार है और जेलेंस्की किसी भी सूरत में इसे छोड़ना नहीं चाहते। मतलब सेवेरोडोनेत्स्क के लिए पुतिन की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, शहर को खंडर बनाने की कोशिश में है, लेकिन जेलेंस्की की सेना पूरा दम लगाकर इस शहर को बचाने में जुटी है। रूस इस शहर को मारियोपोल जैसा करना चाहती है। रूस की फौज डोनबास में हर कोने को सैनिटाइज करके आगे बढ़ रही है। इसमें वक्त जरूर लग रहा है, हर एक इमारत पर हमला हो रहा है, लेकिन रूस यहां कोई चांस नहीं लेना चाहता क्योंकि यूक्रेन की फौज इस इलाके में गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। जंग चौथे महीने में पहुंचने वाली है, यानी फरवरी में हमला किया, मार्च में युद्ध तेज हुआ, अप्रैल से होते हुए जून में भी ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में यूक्रेन में पुतिन के सामने 5 बड़े लक्ष्य क्या हैं, वो बहुत गौर से समझिएगा। यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड, यानी वो इलाके जहां रूस का दबदबा है, उस पर और जोर लगाना चाहते हैं, और ये है ईस्ट कॉरिडोर, यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियोपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। पूरब से लेकर दक्षिण तक हिस्सा यूक्रेन का सबसे खतरनाक फ्रंट बना हुआ है। लड़ाई मोहल्लों में हो रही है, रूस के टैंक घूम रहे हैं, लड़ाई डॉनबास की छोटी बड़ी गलियों में हो रही है। एक कोने से दूसरे कोने में छुपे हुए आम लोगों की जिंदगी की बड़ी बाजी लगी हुई है। 3.25 महीने के युद्ध के बाद रूस ने लुहांस्क क्षेत्र के 93% और डोनेट्स्क के 74% हिस्से पर नियंत्रण करने का दावा किया है। 3.25 महीने के युद्ध के बाद भी यूक्रेन के अंदर करीब 1000 किलोमीटर लंबा वॉर फ्रंट खुला हुआ है, जहां दिन रात लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया था तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। और ये जमीनी रास्ता यूक्रेन के जिस हिस्से से होकर गुजरता है, उसके पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर अगर गौर से देखें तो ये आधे चांद के आकार में दिखेगा, जिस पर 100% कब्जा इस वक्त पुतिन की युद्ध में पहली प्राथमिकता बनी हुई है।
इस नजरिए से यूक्रेन युद्ध को देखा जाए तो लगता है पुतिन अपना लक्ष्य पाने में कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने में सफलता हासिल की है। अब ये समझ लीजिए कि यूक्रेन के ओडेसा पर कब्जा क्यों जमाना चाहते हैं पुतिन। इस मैप को ध्यान से देखिए। ओडेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियोपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह क्यों है, इसे समझ लीजिए। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया के किसी और हिस्से में पहुंचाना चाहता है, तो अगर उसके जहाज मारियोपोल से गुजरे तो उन्हें इन छोटी जल संधियों से गुजरना पड़ेगा, जिसे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओडेसा यूक्रेन का एक ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। इसलिए पुतिन ओडेसा पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। इसलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओडेसा के ऊपर दबाव बना रखा है, क्योंकि ओडेसा पर कब्जा करने के बाद पूरे काले सागर पर पुतिन की फोर्स का वर्चस्व हो जाएगा। लेकिन जेलेंस्की को ऐसा होना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। Потрібно, щоб був безпековий коридор з кораблів, щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам रूस के हमले बेशक और तेज होते चले जा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यूक्रेन की सेना ने रण क्षेत्र में कीव और खार्किव में पुतिन की आर्मी को पीछे धकेला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास पर कब्जा बरकरार रख पाना पुतिन के लिए क्या इतना आसान होगा? पुतिन का चांद हासिल करने का सपना पूरा होगा, या फिर कीव पर कब्जे की तरह ये भी अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा? यूक्रेन से लेकर किम जोंग तक युद्ध की बहुत सी खतरनाक तस्वीरें आई हैं। इस वक्त सबसे खतरनाक बवंडर किम जोंग उन के खिलाफ तैयार हो रहा है। आपको ये दिखाते हैं कि किम जोंग के खिलाफ बन चुका नया चक्रव्यूह, जिसका प्लान 24 घंटे के अंदर ही तैयार किया गया है। एशिया का एक सीक्रेट एयरबेस, और यहां टारमैक पर निकलता है वो सबसे खतरनाक फाइटर जेट जिसे दुनिया F-35 के नाम से जानती है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 3, 4 और 5 F-35 स्टेल्थ जेट टेक ऑफ के लिए तैयार हैं, और फिर पहला F-35 उड़ान भरता है। एक के बाद एक सभी टेक ऑफ करते हैं। ये दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट हैं जो यूएस एयरफोर्स के साथ मिलकर एक स्पेशल मिशन पर हैं। इसके बाद बारी आती है अमेरिका के F-16 की, जो दुनिया का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट माना जाता है। ये भी एक साथ टारमैक पर टहलते हुए निकलते हैं, और फिर F-16 की उड़ान भी शुरू हो जाती है। आखिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट साथ में कर क्या रहे हैं? ठहरिए, यहां तो दक्षिण कोरिया के F-15 भी हैं, जो अमेरिका में बना बहुत ही खतरनाक डॉग फाइटर माना जाता है। और एक दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 6 हैं। ये भी एक साथ एक तेजी से टेक ऑफ कर जाते हैं। आखिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ये बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक वॉर मशीन एक साथ क्या करने जा रही है? तो देखिए आसमान में वो तस्वीर जो दुनिया की सबसे खतरनाक फॉर्मेशन कही जा सकती है। एक साथ कितने जहाज हैं ये आप शायद गिनकर थक जाएं। इसलिए ये काम हम आपके लिए कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 और 18। इसमें F-15 भी है, इसमें F-16 भी है, इसमें F-35 भी है। ये फॉर्मेशन किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती है। जिसके आसमान की तरफ ये फॉर्मेशन बढ़ेगी उसको तो दिन में तारे ही नजर आएंगे। आसमान में इतने जहाज एक साथ, और वो भी दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स की ये फॉर्मेशन उड़ान किसी भी एयरफोर्स को सोचने पर मजबूर कर देगी कि वो इनसे टक्कर ले कि नहीं। अब देखिए इस ग्रुप वाली उड़ान की विक्ट्री फॉर्मेशन कैसी है। ये मैसेज किसको है? अगर इसे आसमानी धमकी माने तो ये धमकी किसे दी जा रही है?